हेलो एवरीवन, एजुकेशन एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं रानी पाठक जीके टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन पीवाईक्यू एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करवा रही हूँ और ये हमारे जीके की थर्ड क्लास है और इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे और उसके बेस्ट सॉल्यूशन जानने की कोशिश करेंगे और अदर्स फैक्ट भी जानेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। तो इसका सही आंसर है बी। लगभग 130 डेसिबल का शोर जो है हमारे कानों में दर्द और क्षति का कारण बनता है। इसके कुछ अदर फैक्ट्स भी हम जानेंगे, जैसे कि जो डेसिबल है वो ध्वनि को मापने की इकाई है, ठीक है। और साधारण जो बातचीत होती है, साधारण बातचीत 30 से 35 डेसिबल के बीच होती है और 75 डेसिबल 75 डेसिबल से अधिक का जो शोर होता है उसमें हम असहज महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखें और इसको रिवाइज करते रहें। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया या मायोकार्डियल रप्चर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक श्वसन तंत्र की बीमारी है। ये बीमारी दिल से संबंधित नहीं है और ये हीमोफिल्स पर्टुसिस जीवाणु से फैलता है। ये कौन से जीवाणु से फैलता है? हीमोफिल्स पर्टुसिस जीवाणु से फैलता है और इसके इलाज के लिए बच्चों में DPT का टीका लगाया जाता है। और जो डिप्थीरिया है उसमें सांस लेने में दिक्कत, निगलने और उगलने में दिक्कत होती है, ठीक है। और बाकी जो एन्यूरिज्म है वो दिल की बीमारी है और जो कार्डियोमायोपैथी है वो भी दिल की बीमारी है और जो मायोकार्डियल रप्चर है वो भी दिल की बीमारी है, ठीक है। जो मायोकार्डियल रप्चर है उसमें जो दिल की मांसपेशियां होती है वो टूट जाती हैं या फट जाती हैं, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सभी को पता भी होगा कि ये न्यूयॉर्क में स्थित है और ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है और अमेरिका को फ्रांस द्वारा दिया गया एक उपहार है। मतलब फ्रांस ने अमेरिका को उपहार के रूप में स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया है, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है वो 93 मीटर है। और एक अदर्स फैक्ट ये भी है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है,
किसी तने हुए रबड़ में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा से हमारा क्या संबंध है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा का भाग है। यांत्रिक ऊर्जा ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थितिज और दूसरा जो है वो गतिज है। ठीक है। और जो स्थितिज ऊर्जा से हम क्या समझते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो अब हम स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, जिसमें m जो है वो मास मतलब कि द्रव्यमान है, g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, और जो h है वो हाइट है। ठीक है, h क्या है? हाइट है। और अब हम एक और चीज़ जानेंगे, हम जानेंगे गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। संवेग क्या होता है? संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में हम संबंध जानेंगे, तो वो क्या होता है? p²/2m, ये गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध है। और संवेग का क्या फॉर्मूला होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है m/v, मास इंटू जो वेग उसमें लगता है उसका गुणनफल। ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्य पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है सी, R.K. नारायण। तो इसके कुछ अदर्स फैक्ट भी हम जानेंगे, जैसे कि मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण थे और इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वो है द डार्क रूम, गाइड, माई डेज। और अब हम कुछ अदर्स लेखक के भी बुक्स को जानेंगे, जैसे कि वॉर एंड पीस, ये किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय। अग्निवीणा किसने लिखी है? काजी नजरुल इस्लाम। और डिवाइन लाइफ लिखा है शिवानंद ने। और फोर्थ जो है वो दादा कामरेड किसने लिखा है? यशपाल ने। नेचर क्योर लिखा है मोरारजी देसाई ने। चंद्रकांता लिखा है देवकीनंदन खत्री ने। और देवदास चरित्रहीन ये लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, ग्रह, ब्लैक होल का नाम है या धूमकेतु है? तो इसका सही आंसर है ए, मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। तो अब हम इसके अदर फैक्ट भी जानेंगे जो इस प्रकार हैं। एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। आकाशगंगा जो होती है वो करोड़ों टिमटिमाते तारों की चौड़ी पट्टी होती है जो नदी की तरह लगती है। और हमारा सौर मंडल दूध मेखला मिल्की वे या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। मतलब हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। ठीक है, और आकाशगंगा क्या होती है? करोड़ों टिमटिमाते तारे की चौड़ी पट्टी होती है जो हमें नदी की तरह दिखती है। ठीक है, और एंड्रोमेडा क्या है? हमारा जो मिल्की वे है उसका पड़ोसी आकाशगंगा है। तो अब हम इसके कुछ अदर्स फैक्ट जानेंगे, जैसे कि ग्रह क्या है, ब्लैक होल क्या है और धूमकेतु क्या है। तो अब हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी वर्तमान समय में 8 ग्रहों को मान्यता प्राप्त है। जो नवा ग्रह था हमारा प्लूटो, उसको 24 अगस्त 2006 को
ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। और जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला पार्ट है उसे कहते हैं हम पार्थिव पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह, तो पार्थिव ग्रह हम किन्हें कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के करीब होते हैं, चट्टानी होते हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट है हमारा जोवियन ग्रह। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? जोवियन ग्रह। तो जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? जोवियन ग्रह जो है हमारा बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि, ये सभी हमारे जोवियन ग्रह में आते हैं, क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर हैं, गैसीय अवस्था में हैं और बाकी ग्रहों की तुलना में विशाल होते हैं। और अब हम जानेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा एस्टेरॉइड, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा सेरेस। तो जो सेरेस जो एस्टेरॉइड है वो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है। और एक एस्टेरॉइड होता है वेस्टा, जो सबसे चमकीला एस्टेरॉइड है, वेस्टा। जो वेस्टा क्षुद्र ग्रह है वो सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। इन्हें हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। अब हम कुछ ग्रहों की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह कोई आपसे पूछे तो वो तो सभी को पता ही होगा कि वो शुक्र है। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। ठीक है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सबसे ज़्यादा छल्ले जो वलय होते हैं वो शनि ग्रह में पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्लैक होल होते हैं वो अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में द्रव्यमान एक छोटे से आयतन में समाया हुआ होता है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सबसे प्रबल होता है, यहाँ तक कि वो इससे प्रकाश भी नहीं बच पाता। ये विशालकाय तारों के ढहने से बनता है। जब विशालकाय तारे जब मृत अवस्था में आ जाते हैं तो ब्लैक होल का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। और अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर चलेंगे, वो है धूमकेतु। तो धूमकेतु जो होते हैं वो बर्फ, धूल, गैस, चट्टान और कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना एक आकाशीय पिंड होता है। और एडमंड हैली नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे हैली धूमकेतु भी कहते हैं। और इसकी खोज एडमंड हैली ने 1758 में किया था। और जो हैली धूमकेतु है वो हर 76 वर्षों के अंतराल पे आता है। ठीक है। तो आपको ये कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो ये है कि सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, एक प्रकार की रंगोली या भगवान शिव के नामों में से एक। तो इसका सही आंसर है ए। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। इसके हम अदर्स फैक्ट भी जानेंगे जो इस प्रकार है कि तो जो हमारे अदर्स फैक्ट है वो ये है कि पोंगल तमिलनाडु का नववर्ष का पर्व है, ओणम केरल का नववर्ष का पर्व है, जो बिहू है वो असम का नववर्ष का पर्व है, जो होली है वो उत्तर भारत का मुख्यतः नववर्ष का पर्व है। सभी फसल कटाव पर उत्सव संबंधित है, मतलब जब फसल उस टाइम फसल भी कटते हैं। तो होली जो है हमारा वो उत्तर भारत का नववर्ष का पर्व है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
गोल गुम्बज। अब हम इसके अदर्स फैक्ट भी जानेंगे, जिसके गोल गुम्बज फतेहपुर सिकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। फतेहपुर सिकरी में आँख मिचौली क्या है? आँख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, 5 महल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, शेख अलीम चिश्ती के पुत्र की दरगाह प्रमुख स्मारक है। और जो गोल गुम्बज कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था? फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने करवाया था। तो ये कुछ अदर्स फैक्ट थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो ये है कि एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाना है। तो जो इसका सही आंसर है वो ये है कि जो इसका सही आंसर है वो बी है, कोडेड डेटा का पुनः रूपांतरण। ठीक है, यही एक असंगत है, क्योंकि एनकोडिंग के संबंध में असंगत है कि कोडेड डेटा का पुनः रूपांतरण होता है। डेटा का पुनः रूपांतरण डिकोडिंग कहलाता है। पुनः रूपांतरण क्या कहलाता है? डिकोडिंग, ना कि एनकोडिंग। और कोडिंग द्वारा किसी डाटा के मूल रूप का सांकेतिक रूप में परिवर्तित कर सुरक्षित रखा जाता है। कोडिंग द्वारा किसी डाटा के मूल रूप को सांकेतिक रूप में परिवर्तित करके सुरक्षित रखा जाता है, ताकि कोई गुप्त सूचना को प्रकट ना कर दे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अदर्स फैक्ट थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला की शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो गुलबर्ग है वो किस शैली में बना है? तो जो गुलबर्ग का किला है वो दक्कन शैली में बना है। अब हम शैली के बारे में जानेंगे, जैसे कि जो बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्गा में गुलबर्ग किला और जामा मस्जिद जैसे कई महत्वपूर्ण स्मारक है, जो दक्कन स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। दक्कन शैली को डिज़ाइन, मेहराब का उपयोग और विशिष्ट सजावटी तत्वों की सादगी देखा जा सकता है। और कुछ हमारे अदर फैक्ट, जैसे कि मामलुक शैली है वो मामलुक सल्तनत से संबंधित है, जो अपने वास्तुशिल्प और संस्कृति योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से मिस्र और लेवंत में। ठीक है, और इसका जो संबंध है वह बहमनी सल्तनत से नहीं है। अब आते हैं सिख शैली। सिख वास्तुकला जो इस्लामी और हिंदू तत्वों के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से सिख धर्म संरचनाओं से संबंधित है। और नागर शैली एक पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली है, जिसकी उत्पत्ति उत्तरी भारत में हुई थी। इसकी विशेषता मधुमक्खी के छत्ते के आकार के टावर शिखर हैं, जो स्तरित क्षैतिज खंडों में बने होते हैं, मतलब कि वो एक के ऊपर एक बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के सॉल्यूशन जानेंगे और उसके अदर्स फैक्ट भी जानेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमसे जुड़े रहें।